हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है द रियल स्टोरी ऑफ गंगूबाई काटियावाड़ी। आखिर कौन थी गंगूबाई काटियावाड़ी? चलो, ये हमारा भी क्वेश्चन था ना कि हमें पता नहीं था कि ये ट्रू स्टोरी है कि ऐसी कोई फिक्शन है कि किसी किसी नॉवल के ऊपर उन्होंने की है कि खुद ही किसी ने बनाई है। तो मुझे तो लगा था कि नॉवल है कोई और उस नॉवल के ऊपर बनाई है, पर आपके थ्रू पता चला नहीं, कोई वाकई एक ऐसी इंसान थी जिनके ऊपर ये स्टोरी बनाई है। तो चलो देखते हैं क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड या फिर किसी की बायोग्राफी होती है तो अक्सर ये देखा गया है कि एक 2.5-3 घंटे की मूवी असली कहानी का हर पहलू अच्छी तरह बयां नहीं कर पाती। कई बार कहानी से जुड़ी कुछ खास बातें मूवी में बताई ही नहीं जाती, तो कई बार मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए स्टोरी में कई सारे फेर बदल के साथ काफी मिर्च मसाला भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे ऑडियंस तक असली कहानी पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संजय लीला बंसाली की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी। कहानी उस लड़की की जो 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गई, जिसने बड़ी बेबाकी से मुंबई के एक डॉन के घर जाकर उसे राखी बांधी, जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर सेक्स वर्कर के पास हुआ करती थी और मुंबई में काम करती सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए जो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। एस हुसैन ज़ियादी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई की कहानी के बारे में बताया गया है। हुसैन ज़ियादी की किताब पर इससे पहले शूट आउट एट वडाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी मूवीज भी बन चुकी हैं। आखिर कौन थी ये माफिया क्वीन, आइए जानते हैं। ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना बदबू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। काठियावाड़ गुजरात में रहने वाली गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। वैसे तो उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर गंगा का मन किताबों में नहीं बल्कि काठियावाड़ से मीलों दूर मुंबई की फिल्मी जगत में गुम था। वो आशा पारेख और हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हीं की तरह एक मशहूर अभिनेत्री भी बनना चाहती थी। वो अभिनेत्री तो नहीं बन पाई पर मशहूर बेशक हुई। गंगा मात्र 16 साल की थी जब उसे रमणीक नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। रमणीक गंगा के पिता के लिए काम करता था, लेकिन गंगू के घर वाले उसके और रमणीक के रिश्ते के खिलाफ थे। इसीलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और काठियावाड़ से सीधे सपनों की नगरी मुंबई आ गए। कुछ दिनों साथ रहने के बाद रमणीक ने गंगा को कहा वो उन दोनों के लिए घर देखने जा रहा है और वो चाहता है कि गंगा तब तक उसकी मौसी के साथ रहे। रमणीक की मौसी आई और एक टैक्सी में गंगा को बिठाकर अपने साथ ले गई। वो टैक्सी मौसी के घर नहीं बल्कि कमाठीपुरा में जाकर रुकी, मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा। असल में गंगा के पति रमणीक ने उसे धोखा दिया और मात्र 500 रुपए में उसे बेच दिया था। 16 साल की गंगा ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उसने बहुत चीख पुकार मचाई पर अंत में अपने हालातों के साथ समझौता कर लिया। वो चाह कर भी अब वापस काठियावाड़ नहीं जा सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वैश्यालय से वापस आई गंगा को अब उसका परिवार भी स्वीकार नहीं करता। गंगा हरजीवन दास अब गंगू बन चुकी थी। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक पठान कमाठीपुरा आया था। उसने गंगू के साथ जबरदस्ती और बदसलूकी की। वो बड़ी ही बेरहमी से गंगू के साथ पेश आया। कुछ दिनों बाद ऐसा एक और बार हुआ और इस बार गंगू की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। इस हादसे के बाद गंगू ने ठान लिया कि वो इस आदमी का पता तो लगा कर रहेगी। लोगों से पूछताछ में उसे पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। ये पता चलते ही गंगू सीधे करीम लाला के पास पहुंची। करीम लाला ने उसे अपने घर की छत पर बैठाया और उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की, पर गंगू ने खाना तो छोड़िए पानी के गिलास तक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि करीम एक वैश्या को अपने घर में नहीं बुलाना चाहता है। उसने करीम से कहा कि आपने मुझे अपने घर पर नहीं बल्कि अपनी छत पर बैठाया है। अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो आपके घर के किचन से आए इन बर्तनों को भला मैं क्यों गंदा करूं? करीम गंगू की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि आखिर बात क्या है। गंगू ने शौकत के बारे में उसे सब बताया। ये बात सुनकर करीम ने गंगू को कहा कि अगर ये सच है तो उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अगली बार जब शौकत वहाँ आए तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। करीम की ये बात सुनकर गंगू की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा आज तक किसी भी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया है। गंगू ने उसके बाद अपने पर्स से एक धागा निकाला और करीम के हाथ पर बांध दिया और बोली
कि आज से आप मेरे राखी भाई हैं। करीबन 2-3 हफ्ते बाद शौकत एक बार फिर कमाठीपुरा पहुंचे। बस तो फिर क्या था, करीम लाला को उसके आने की खबर दी गई और खुद करीम लाला ने शौकत को मार मार कर अधमरा कर दिया। वहां से निकलते वक्त करीम ने कहा कि गंगू मेरी राखी बहन है और जिसने भी आज के बाद उससे बदसलूकी करने के बारे में सोचा भी तो उसका भी यही हाल होगा। करीम लाला के ऐसा करने के बाद कमाठीपुरा में गंगू की धौस जम गई। इसके बाद गंगू ने कमाठीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। गंगू एक सेक्स वर्कर से अब गंगूबाई काठेवाली बन गई थी। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर्स के हक के लिए कई बड़े काम किए। इस काम से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा हो या उन पर हो रहे अन्याय, गंगूबाई ने ऐसी महिलाओं को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन भी लड़कियों को बिना उनकी अनुमति के या धोखे से इस धंधे में लाया गया था, गंगूबाई ने उन सभी को रिहा करवा कर वापस अपने घर भेज दिया। अपने काम की वजह से गंगू धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी। जब भी वो भाषण देती तो लोगों को हिला कर रख देती थी। कुंवारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। इतना ही नहीं, जैदी की किताब के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब कमाठीपुरा से सेक्स वर्कर्स को हटाने की मांग की जा रही थी। तो उस वक्त गंगू सेक्स वर्कर्स के हक के लिए प्रधानमंत्री तक जा पहुंची। करीबन 1 सदी से कमाठीपुरा की महिलाएं इस काम से जुड़ी थी और इस फैसले से उन सभी की जिंदगियों पर काफी असर पड़ता। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ ये मीटिंग ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं की गई है, पर जैदी ने अपनी किताब में इसका जिक्र जरूर किया है। जैदी ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है कि नेहरू ने गंगूबाई से सवाल किया था कि वो इस धंधे में क्यों आई हैं, जबकि वो चाहती तो उन्हें एक अच्छी नौकरी और पति दोनों मिल सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस मुलाकात में गंगूबाई ने खुद नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा था और कहा कि अगर वो गंगू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, तो वो अभी इसी वक्त ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, नेहरू इस बात से खफा हुए और साफ शब्दों में इनकार किया। तब गंगूबाई ने उन्हें कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित कर रही थी। सलाह देना आसान है पर उसे खुद अपनाना मुश्किल। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनकी मांगों पर जरूर ध्यान देंगे। फिर क्या था, कमाठीपुरा से वैश्याओं को हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। गंगूबाई कमाठीपुरा की महिलाओं के लिए एक माँ के समान थी। वहाँ की सेक्स वर्कर्स के पास आज भी उनकी तस्वीर है। उनकी मौत के बाद उनकी एक स्टैच्यू बनवाई गई जो आज भी कमाठीपुरा में मौजूद है। वो भी कैसी बस्ती है जहां पर तू बसती है, मर्जी तेरी थी ना थी, मजबूर होकर हंसती है। लोगों ने इतना जाना है तू काम एक ही आना है। क्या ये सोच तुझे सताती है? क्या तू वापस जीना चाहती है? क्या बचपन तेरा छीना था? क्या मुश्किल तेरा जीना था? उन हालातों से हार चुकी हर रात अलग बिछौना था। झांसा अच्छे जीवन का क्या देकर तुझको लाया था? क्या भूल चुकी है वो जो हर सपना तूने सजाया था? क्या आज भी तू तरसती है इस दलदल से बाहर आने को? क्या आज भी तू तरसती है फिर से घर जाने को? क्या पहचान बनाने के लिए दुनिया ने तुझे उकसाया है? अगर नहीं तो फिर तूने ये रास्ता क्यों अपनाया है? तो फ्रेंड्स, अब पता चला कि रियल एक्चुअली में स्टोरी क्या है। पर मुझे इसमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी जब अपना मतलब पॉलिटिकल जो भी है होके पॉलिटिक्स में घुस के उनकी वेलफेयर के लिए काम किया और उन्होंने भेजा जो नहीं इसमें रहना चाहती थी इस काम में, उनको उनके घर या किया। पर मेरे हिसाब से तो खासकर मुझे ये बात शॉकिंग लगी कि जब ज्वाला नेहरू के पास वो गई हैं, चलो वो जो क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ रहे तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बोला भैया आप, उन्होंने बोला कि तुम शादी कर लो, वो कर लो। मेरे वो हिसाब तो से जो भी है देखिए वो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ, कह रहे हैं वो सुनी सुनाई बात है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। पर मैं कह रही हूँ जो भी वो बात है या वो उसको भी छोड़ दो। अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर आपके पास कोई इस टाइप से आ रहा है तो आपको उसका सोल्यूशन ये करना चाहिए था कि हम एक एक उस लड़की को घर और काम करने के लिए कोई नौकरी अच्छी देंगे। बताओ, जिसको नौकरी अच्छी दे रहे हैं तो वो ऐसे गंदा काम क्यों करेगी? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ऐसी कौन लड़की है जिसको ये काम करना है? कह रहे हैं कि जिसने जो जाना चाहती थी वो तो चली गई, तो दूसरी क्यों नहीं? उनकी कोई मजबूरी होगी। कोई भी ऐसा गंदा काम करना नहीं चाहता, और अगर ऐसा कोई गंदा काम करना चाहता है तो फिर उसको तो जेल में ही डालो भैया,
कि वो करना ही ऐसा गंदा काम चाहता है। तो मुझे तो ये बात समझनी है कि मतलब अभी तक ऐसे काम चल रहे हैं वहां पर, चलो उनकी मूर्ति बनी या वो बनी, करेक्टली स्पीकिंग जो करेक्ट चीज होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो ये था कि वो काम बंद हो जाना चाहिए था, वहां पे वो जगह खत्म हो जानी चाहिए और वहां की हर एक लड़की को अपना एक अच्छा घर और एक अच्छी नौकरी दी जानी चाहिए थी। वो करेक्ट एग्जाम्पल होता, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे वो जो ये गंगूबाई हैं वो करे, कि जिसने भी करना चाहिए था करना ये चाहिए था। अगर वहां पे अभी भी यही चल रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट मेरे हिसाब से। राइट। पॉइंट देखिए ये है कि कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, कोई भी ह्यूमन बीइंग विलिंगली ये कार्य नहीं करेगा। और अगर वो कह रहा है विलिंगली तो वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास कोई और स्किल नहीं है, कोई और उनको काम नहीं आता, बचपन से पढ़ाई नहीं की, कोई स्किल नहीं दी, कोई ढंग से काम से करते। जो भी हो रहा है वो किसी की मजबूरी है, या तो जबरदस्ती हुई है या उन्हें पता है कि मैं है। घर वापस मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जाना चाहती है पर उन्हें पता है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मैं कहाँ पे क्या करूंगी, ये छोड़ दिया तो मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं, शादी मेरी हो नहीं सकती, तो मेरे लिए कोई और वे है ही नहीं। आपको नौकरी देनी चाहिए थी, अगर उनके पास स्किल नहीं है उनको स्किल सिखाना चाहिए था, उनको एक अच्छी नौकरी देना चाहिए थी। और जिन्होंने ऐसे पकड़ के लाए उन सब लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था जो इसमें इन्वॉल्व थे। अगर आपको मतलब आप ध्यान से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें तो कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी मर्जी से ये कार्य नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। और उस वक्त यही करना चाहिए, जब बंद हो रहा था तो बोलना चाहिए था बंद कर दीजिए। हाँ, और सारी जितनी भी वहां पे लेडीज हैं उनको कहीं प्रॉपर जॉब देनी चाहिए, उनको घर देना चाहिए, उनके स्किल्स, और मेक श्योर करना चाहिए पूरी इंडिया में ऐसा ना हो, कहीं ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। ट्रू सोल्यूशन है बिल्कुल कि आपकी पूरी कंट्री में बच्चा जो पैदा होता है उसको एजुकेशन दीजिए, उसको स्किल दीजिए, जिससे उसे ऐसे कार्य ना करने पड़े। नहीं, और का जो भी अभी भी फ्यूचर प्रेजेंट में जो जगहें हैं उनको बंद करा के उन सबको उनको एक अच्छी लाइफ के लिए उनको रेडी करके वो करना चाहिए। ये क्या एग्जांपल सेटअप कर दिया आपने कि भैया वहां पे हम मेक श्योर करेंगे कि उनके साथ कुछ उनके हिसाब से उनकी मतलब उनको फोर्सफुली कुछ नहीं कराया जा रहा हो। अरे फोर्सफुली ही है ये तो सिर्फ बोलने की बात है। आई डोंट एग्री विद इट। तो ह्यूमन नेचर हिसाब से सब फोर्सफुल है। और अगर फोर्सफुली नहीं है तो ऐसे लोग जो है वो मेस्ड अप है, उनको फिर जेल देनी चाहिए, उनको उनके ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो है, अगर देखिए कि मेजॉरिटी, अगर आप अनफॉर्चुनेटली जो है उतने पावरफुल नहीं है अच्छे इंसान जो इसको बंद कर सके। वही दुख की बात है। जितने भी इंडिया में अच्छे इंसान में उतनी पावर नहीं है कि वो इसे उनकी हेल्प कर सके और खत्म कर सके। होपफुली देखते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा आ जाए जो इस टाइप के एक्शंस करे और ये सब जगहों को बंद कर दे और इन लड़कियों को एक रिस्पेक्टफुल जो है लाइफ जीने के लिए वो अच्छा काम करे। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना आपके थॉट्स की आपको क्या लगता है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।